गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह और तरंगों का अध्यारोपण पेपर 1 आपका तरंग और ध्वनि का सिद्धांत है। ये आपका व्यवसायिक रेडियो एंड टीवी रंगीन टेलीविज़न कक्षा 12 का। और इसमें चूँकि यही चैप्टर्स आने हैं तो इनको लेके मैं शॉर्ट वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये है कि 2 वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा। आप इसको सुन के जाएंगे तो लगभग पेपर 1 में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो तरंगों का अध्यारोपण एक नॉर्मल भाषा में मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। किताब में जो लिखा है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आप ऐसे समझें कि जब 2 या 2 से अधिक प्रगामी तरंग जो होती हैं एक माध्यम में एक साथ परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए जब चलती हैं तो इसी में किसी कण का विस्थापन कुछ जगह पर उनका अगर सदिश योग देखा जाए तो कुछ जगह कम रहेगा, कुछ जगह अधिक रहेगा। तो इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं हम। और इसको और किताबी भाषा में लेने के लिए मैं आपको नज़दीक कर देता हूँ। आप यही चीज़ इसमें पाएंगे भी। और इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझें कि आप जैसे कि वाद्य यंत्र बाजा वगैरह बजता होगा तो वो भी आप देखते होंगे, वहाँ से आपको अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में आ जाएगा। रेडियो आप सुनते होंगे तो स्टेशन लगाते हैं तो उसमें कार्यक्रम सुनाई देता है तो वो भी होता है। तो यह सिद्धांत सभी प्रकार के तरंगों पर लागू होता है अध्यारोपण का। लेकिन 2 तरंगें हैं जैसे कि लेजर और प्रघाती। इन तरंगों पर चूँकि इनका आयाम ज़्यादा होता है इसलिए इन पर लागू नहीं होता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, व्यतिकरण और विवर्तन। व्यतिकरण वही है कि 2 तरंगों का व्यतिकरण क्या होगा जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की, व्यतिकरण का मतलब यही कि आवृत्ति दोनों तरंगों की एक ही होनी चाहिए और एक ही दिशा में चलें और इससे उनके ऊपर अध्यारोपण हो जाए कि माध्यम की विभिन्न स्थितियों में परिणामी जो उनकी तीव्रता होगी तरंग की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होगी, मतलब एक जैसी नहीं रहेगी। तो इनमें कहीं अधिक होगी तो जहाँ अधिक होगी और कहीं कम होगी तो अधिक वाले को हम संपोषी कहेंगे और जहाँ कम या नगण्य होगी उसको बिंदु को हम विनाशी कहेंगे। ये विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। अब इसमें पूछता है संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो 2 लाइन की शर्त है, यदि 2 तरंगों के बीच में कलांतर शून्य है या पथांतर शून्य है। और विनाशी के लिए भी आप 2 तरंगों के बीच में कलांतर का विषम गुणक हो या दोनों तरंगों के बीच पथांतर अर्ध तरंग का विषम गुणक हो, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट में। इसी प्रकार से एक यंग साहब ने प्रयोग किया प्रकाश का तरंगों का व्यतिकरण कि 2 प्रकाश तरंगे जो थीं एक स्रोत से दी गई और एक ही दिशा में उनको चलाया गया तो जो परिणामी तीव्रता थी अलग अलग बिंदुओं पर उनका योग अलग अलग होता था। तो कहीं बहुत ज़्यादा दिखाई देता था और कहीं अंधेरा शून्य होता था। तो ये यंग का प्रयोग आपसे पूछ सकता है तो बड़े आराम से लिखिए। 1801 में वैज्ञानिक सर थॉमसन ने प्रकाश के व्यतिकरण को अपने द्विक रेखा छिद्र प्रयोग से, देखिए यहाँ चित्र जरूर बनाइएगा, ये द्विक छिद्र मतलब 2 सोर्स लिया, मूल स्रोत यहाँ हो गया आपका और यहाँ से 2 निकल के फिर यहाँ पे इस तरह से, तो प्रकाश इस तरह से चला तो एक अदीप्त पट्टी मिली और एक दीप्त जिस पर दिखाई दे रहा था जिस पर नहीं दिखाई दे रहा था। तो इससे जो है प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कहलाया गया। इसी फिगर को आप कह दीजिए अपनी भाषा में, चाहे स्क्रीनशॉट लेके जो किताब की भाषा में भी। तो ये यंग का प्रयोग है, ये अक्सर पूछता है। और इसमें फ्रिंज आता है तो फ्रिंज मतलब वही जो जहाँ दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है आपकी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई d लैम्डा बटा d,
तो डी मतलब है पर्दा आपकी एवं स्रोत की दूरी, और स्मॉल डी आपका छोटे 2 स्रोत की दूरी। तो ये जो है आपका लैम्ब्डा, ये फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक पूछता है कि आप बताएं क्या है, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक क्या है। उसके बाद प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें क्या हो सकती हैं? भाई सीधी बात है, दोनों प्रकाश स्रोत कलाबद्ध होने चाहिए, और उसके बाद आप देखें दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंग की बराबर होनी चाहिए, आवृत्ति तरंग तो बराबर ही रहनी चाहिए, आयाम बराबर लगभग बराबर होने चाहिए। तो यही सब है आपका प्रकाश की तरंग की प्रकाश व्यतिकरण की शर्तों में। अब आ जाते हैं हम, एक सवाल ज़रूर आ जाता है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर तरंगों की तीव्रता दी है तो आयाम, तो इसमें सूत्र है सीधा-सीधा मतलब ये I1/I2 A1² तो इसी में से एक का अनुपात आपको देगा। जैसे 25/16 दिया तो इसने आयाम का अनुपात आयाम का पूछा है और तीव्रता का अनुपात दे दिया है। तो तीव्रता इधर रखेंगे तो कर्णी लगेगा, और जब कर्णी लगेगा तो 25 का ये 5/4 हो जाएगा। तो इस तरह का एक सवाल ज़रूर पूछ लेता है आपसे। और अगर हम आगे बढ़ें तो ये एक नंबर का व्यतिकरण की घटना हो सकती है सभी तरंगों में। घटना का कारण कालांतर ही है, और 2 तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात देखिए एक लाइन में 9/1 है, तो जो है क्या होगा? तो ये चीज़ नहीं है, दोनों क्वेश्चन आप इम्पॉर्टेंट में लें। आगे हम बढ़ते जाएँ, दूसरे चैप्टर में जाएँ तो विवर्तन पूछ रहा है कि विवर्तन की परिभाषा समझाओ भैया। तो विवर्तन क्या है? ये तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण है कि जब कोई तरंग किसी क्षेत्र से गुजरती है तो आंशिक रूप से किनारे पर मुड़ जाती है। ये आप देखेंगे, आप टार्च जला के भी देख सकते हैं। तो इसी घटना को हम विवर्तन कहते हैं, और इसके लिए आवश्यक शर्त ये है कि तरंगों का विवर्तन होने के लिए अवरोध का आकार तरंग दैर्घ्य की कोटिका होना चाहिए, अर्थात कि मतलब छोटा छेद हो, उसकी तरंग दैर्घ्य की कोटिका हो, तो वो आंशिक रूप से मुड़ेगा। इसको लिए प्रकाश का विवर्तन क्या है ये भी पूछता है। अवरोध अथवा द्वारक के किनारों पर प्रकाश का मुड़ने की घटना, देखिए यहाँ पर ये अवरोध लगाया गया तो मुड़ने की घटना, इसको हम इस चित्र को बना के भी आप समझा सकते हैं। प्रकाश का विवर्तन क्या है, और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक फ्राउनहोफर और एक फ्रेजनल विवर्तन, 2 वर्ग में इसको बांटा गया है। आगे अगर आप इसमें इम्पोर्टेंट में बढ़ें तो इसमें व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या है? व्यतिकरण 2 कलाबद्ध स्रोतों से चलने वाले 2 तरंगाग्रों के बीच का अध्यारोपण का परिणाम है, और विवर्तन एक ही तरंगाग्र का परिणाम है। ये चीज़ है, व्यतिकरण में सभी तीव्रता समान होती है दीप्त पुंजों की, इसमें लगातार घटती जाती है विवर्तन में। तो ये अंतर आपसे पूछ सकता है। इसके बाद इसके अंदर देखें तो किसी अवरोधी के प्रकाश का मुड़ना कहलाता है विवर्तन, प्रकाश के तरंगों का किसी अवरोध के ज्यामितीय छाया में मुड़ना कहलाता है विवर्तन। और दैनिक जीवन में चूँकि आइए तो जान ही लीजिए कि प्रकाश की तरंगें तुलना में ध्वनि की तरंगों से ये बड़ी हैं, और इस तरह से आप छोटे-छोटे एक-एक नंबर भी। अब स्पंद क्या है? जब एक लाइन में समझें, जब 2 लगभग बराबर आवृत्ति की ध्वनि तरंगें एक साथ उत्पन्न की जाती हैं तो उनके अध्यारोपण होगा, तो जो परिणामी ध्वनि प्राप्त होती है उसकी तीव्रता एक स्थान पर समय के साथ बारी-बारी घटती, उतार और चढ़ाव उसके अंदर होता है। तो एक चढ़ाव एक उतराव को जो हम मिलाएं अगर तो विस्पंद बनता है। तो 1 सेकंड में जितनी बार ध्वनि की तीव्रता का चढ़ाव उतराव होगा उसे हम विस्पंद आवृत्ति भी कह लेंगे। तो कई सवाल इसके अंदर आ गए आपके, और इसके अंदर आपसे एक पूछ लेता है कि इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है, कहाँ आप देखते हैं? तो साहब एकदम देखते हैं बाजों में, आप कई तरह के बाजे बजते हैं तो उनकी जो है बाजों का समस्वरण फिर एक गाना आने लगता है, बजने लगता है। तो यहाँ हमको दिखाई देता है। फिजिक्स में हम
जो है इसका प्रैक्टिकल फिजिक्स में है, आपके पास भी इस आगे चैप्टर में पढ़ाया है। उसके बाद विस्पंद और व्यतिकरण में अंतर आप अगर आपसे पूछ ले तो इनमें ध्वनि तरंगों के आवृत्तियों में थोड़ा बहुत अंतर होता है विस्पंद में, जबकि व्यतिकरण में आवृत्तियाँ समान रहती हैं। तो ये कालांतर समय के साथ साथ बदलता है विस्पंद में, लेकिन इनके बीच में व्यतिकरण में स्थिर रहती हैं। तो इसका एक अंतर ये भी पूछ लेता है आपसे। और उसके बाद इन जैसे एक स्वरित्र का कंपन काल इतना है तो उसके दूसरे स्थान पर 8 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं। तो ये सूत्र n आवृत्ति बराबर 1/कंपन काल। तो कंपन काल जो भी होगा वही स्वरित्र की आवृत्तियाँ होंगी। तो n2 जो दूसरी होगी n1 + 8, तो ये 296। ये आप सवाल एक छोटा सा देख सकते हैं इसके अंदर। और n आवृत्ति बराबर 1/t होता है, ये हमेशा आप लोग जान रहे हैं तरंग में। आगे हम बढ़ें अगर तो अप्रगामी तरंग है, इसके अंदर इसको मैं दूसरे वीडियो में ले लूँगा, आराम से पढ़ते सुनते चलेंगे आप, और ये लास्ट चैप्टर हो जाएगा आपका। इसमें मेलडी का प्रयोग, कुंडली का प्रयोग, इस पर मैंने वीडियोस दिए भी हैं। और इतना अगर आप पढ़ लिए तो पेपर 1 में मुझे लगता है कि आपका काम हो जाना चाहिए पेपर 1। और क्योंकि 70% ही कोर्स आने हैं तो उस हिसाब से कक्षा 12 की किताब के ही लगभग सारे चैप्टर आ रहे हैं। और इसमें आपको फिर अच्छा नंबर आप पा जाएंगे, जैसे पिछली बार 35-40 लगभग सभी लोग पाए थे, तो पा जाएंगे आप। मेनी मेनी थैंक्स। और अप्रगामी तरंग का मैंने वीडियो पुराना बनाया भी है, इस साल भी बनाया है और 3-4 सालों का भी है, तो इस साल का भी आप देख लें। मैं इस बार फिर बना दूंगा, तो एग्ज़ाम के टाइम का एक फ्रेश हो जाएगा। तो ये आप ही के लिए बनता है, 13, 14, 15, 20 लड़के जो भी आप हैं इस साल के तो इस साल तो मैं रिकॉर्ड में रख रहा हूँ 14 लड़के हैं। ऑटोमोबाइल में भी 17 लड़के हैं, तो करीब 31 लड़कों का है बैच। लेकिन उनके सबके लिए समान आधारित सेम है। और लेकिन रेडियो टीवी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कह लीजिए, रेडियो और टीवी को बाजा नहीं कहा जाता। रेडियो आपका वेव है, तरंग है, और टीवी आपका वो भी वीडियो ऑडियो मिक्स होके तरंग है। बस इतना ही समझना है। इसके लिए थोड़ा सा तरंग समझेंगे हम पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में थोड़ा विद्युत चुंबक समझेंगे, तीसरे चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप देख रहे हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, उसके बाद चौथे में रेडियो तरंग को समझेंगे, और पाँचवें में टीवी से कैसे बोला जाता है, प्रसारण होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर। दो रिसीवर आपके घर ही में है और ट्रांसमीटर जहाँ से बोला जाता है। पहले दूरदर्शन में बोलते ही थे लोग ना, साउंड अलग रिकॉर्ड होता था और उसका चित्र अलग रिकॉर्ड होता था। तो यही 5 पेपर हैं आपके। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। और पेपर 1 मैं इसका फिर से नाम दे रहा हूँ, तरंग और ध्वनि का सिद्धांत। थैंक्स छात्रों।